Hello everyone, this is Prem Kumar Patle from KV Chhindwara. Dear students, today I am here along with the new chapter Kings and Chronicles, which is the ninth chapter of your subject, and I am here along with the first part of this chapter. Students, in this chapter we will know about the Mughal empires. Dear students, you can see on your image, in this image, there are the important rulers of Mughal dynasty: Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. All these emperors were known as a great emperor of Mughal dynasty. I hope you have read in previous classes like class 7th and 8th. There are some part of related to Mughal dynasty. Dear students, you have read about Mughals in class 7th and 8th, and you have listened about their grandeur kingdom. Through this chapter, we will see various factors of their ruling era. Students, the ruler of the Mughal Empire saw themselves as appointed by divine will. उन्हें ऐसा मालूम होता था जैसे उन्हें दैवीय आधार पर अपॉइंट किया गया है। उन्हें विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया है, ऐसा वो अपने मन में मानते थे। बट देयर ग्रैंड विजन वॉज ऑफन बाउंडेड विद एक्चुअल पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस। राजनीतिक परिस्थितियों ने उनको सीमाबद्ध कर रखा था। इट रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट, फिर भी वो बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विजन वॉज थ्रू द राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्री। द मुगल किंग्स commissioned court historian to write accounts. These accounts recorded the event of the emperor's time. The writers collected vast amount of information from the regions of the subcontinent. This work helped the ruler govern their domain. Modern historians writing in English have termed this genre of text chronicles. अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ को की शैली को क्रॉनिकल्स इतिवृत्त ये नाम दे दिया। क्रॉनिकल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल सोर्स फॉर एनी स्कॉलर्स विशिंग टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ द मुगल। इसके अतिरिक्त जो लेखकों ने शासकों के अपने क्षेत्र के शासन में मदद करने के लिए इस इतिहास को लिखा, और इस कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में के अलग अलग जो एरियाज थे उनसे ढेर सारी जानकारी को इन्होंने इकट्ठा किया था। ये इतिहासकारों के माध्यम से ये राजवंशी इतिहास को लिखवाना, अपने एक प्रकार से प्रचार और प्रसार करवाना था। स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द इमेज रिलेटेड टू कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर। दिस द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर। ये राजा के दरबार में आप देख सकते हैं कितने सारे उनके कॉर्टियर्स, दरबारी यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। द मुगल एंड देयर एम्पायर। डियर स्टूडेंट्स, हियर विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ मुगल। द नेम मुगल डिराइव्स फ्रॉम मंगोल। मुगल नाम जो है मंगोल से उत्पन्न हुआ है। दो टुडे द टर्म इवोक्स द ग्रैंड्योर ऑफ एन एम्पायर, इट वॉज नॉट द नेम द रूलर ऑफ द डायनेस्टी chose for themselves. They referred to themselves as Timurid, as descendant of Turkish ruler Timur on the paternal side. ये इन्होंने अपने आप को तैमूरी कहा क्योंकि ये पितृपक्ष से तुर्की शासक तैमूर के वंशज हुआ करते थे। बाबर, द फर्स्ट मुगल रूलर, was related to चंगेज़ खान from his mother side. और जो बाबर जो थे वो अपनी मातृपक्ष से चंगेज़ खान के संबंधी हुआ करते थे। इन प्रीवियस क्लास यू हैव रीड अबाउट चंगेज़ खान इन क्लास 11th, एंड ही स्पोक टर्किश। ओके, वो तुर्की बोलता था। कौन? बाबर जो थे वो तुर्की बोलते थे। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी, डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द 16th century यूरोपियन यूज द टर्म मुगल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर ऑफ दिस branch of the family. I hope you have seen a cartoon of Mowgli. Okay, that word is also derived from it. Through conquest and political alliances between the Mughals and local chieftains, the empire was called
out a number of regional states of India. The founder of the empire was जहीरुद्दीन बाबर. जहीरुद्दीन बाबर जो था वो इस मुग़ल शासन की स्थापना करने वाला एक सबसे पहला शासक था. Who was driven from his Central Asian homeland. इसे अपने जो देश था मध्य एशियाई स्वदेश फरगना, वहाँ से इसके जो प्रतिद्वंदी थे बेटा उज्बेकों, उन्होंने भगा दिया था. और उसने सबसे पहले स्वयं को कहाँ स्थापित किया? काबुल में आया. फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वो क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में भारतीय उपमहाद्वीप में और फिर और आगे की ओर बढ़ा. He first established himself at Kabul and then in 1526 pushed further into Indian subcontinent in search of territories and resources to satisfy the needs of member of his Khan. His successor, अब उसके सक्सेसर कौन थे? आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी ही. उनका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं. Nasruddin Humayun was ruled here between 1530 to 1540 and second round in 1555 to 1556 expanded the frontier of the empire. उसने अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तार किया but lost it to the अफगान लीडर शेर शाह सूर. लेकिन वह अफगान नेता शेर शाह सूर से पराजित हो जाता है. Who draw him into exile. उसने यहाँ से निर्वासित होने पर बाध्य कर दिया. Humayun took refuge in the court of Safavid ruler of Iran. In 1555, Humayun defeated the Sur but died in a year later. 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित तो कर दिया किंतु एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है. In next slide, dear students, many of us have listened the name of Jalaluddin Akbar. Okay, he was known as a great emperor of Mughal dynasty. He considered the greatest emperor among all the Mughal emperors, for he not only expanded but also consolidated his empire, making it the largest, strongest and richest kingdom of his time. He ruled between 1556 to 1605. अकबर, इसके बाद जो अकबर हैं हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमा का उसने विस्तार कर लिया, सफलतापूर्वक विस्तार किया. अच्छा, उसने ईरान के जो सफावी थे और तुरान के जो उज़्बेक थे वो हमेशा अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहते थे, तो उनकी विस्तारवादी योजनाओं पर अकबर ने लगाम लगा दी थी. और अकबर के बाद जो और भी उसके जो सक्सेसर थे जहांगीर, जो 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1628 से 1658 तक, उसके बाद औरंगजेब 1658 टू 1707 के रूप में उसे भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों वाले 3 बहुत ही योग्य उत्तराधिकारी मिले थे. अंडर दैम द territorial expansion continued, though at a much reduced pace. The 3 rulers maintained and consolidated the various instruments of governance. During the 16th and 17th century, the institution of an imperial structure were created. These included effective methods of administration and taxation. The Mughal court was visible power center. In this court, political alliances and relationships were forged, status and hierarchies defined. 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है कि बहुत सारी शाही संस्थाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है. इसमें प्रशासन और कर की प्रभावशाली तरीकों को शामिल किया जाता है. मुग़ल शक्ति का स्पष्ट केंद्र जो होता था वहाँ का कोर्ट होता था, दरबार होता था, जहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशनशिप को तैयार किया जाता था, हायरार्कीज़ को डिसाइड किया जाता था, स्टेटस प्रोवाइड किए जाते थे.
This political system devised by the Mughals was based on the combination of military power and conscious policy of to accommodate the different tradition which was exist in the subcontinent. उस समय जितनी भी राजनीति व्यवस्था, सैन्य शक्ति, उपमहाद्वीप की परंपराएं, सबको मिला करके नीति बनाई जाती थी. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब in 1707, औरंगजेब died, the power of the dynasty diminished. जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद मुग़ल शासन की जो प्रभाव था, उसकी शक्ति थी, वो क्षीण होना शुरू हो जाती है. मुग़ल दैट वास्ट apparatus of empire collected from Delhi, controlled from Delhi, आगरा और लाहौर, which were the different capital cities. Now regional powers acquired greater autonomy. दिल्ली, आगरा, लाहौर जो अलग अलग इनकी कैपिटल्स थी, उन कैपिटल्स के थ्रू इतने बड़े वास्ट एम्पायर को ये कंट्रोल किए होते थे. अब औरंगजेब की डेथ के बाद यहाँ पर छोटे छोटे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो अपनी स्वायत्तता अर्जित करना शुरू कर चुकी थी. येट सिम्बॉलिकली द प्रेस्टीज ऑफ मुगल रूलर डिड नॉट लॉस इट्स ऑरा. In 1857, the last scion of this dynasty, Bahadur Shah Jafar II, was overthrown by the British. 1857 में इस वंश के जो अंतिम वंशज थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका. In next slide, dear students, we have to know about objectives of Mughal to commission court historians. Okay, chronicles commissioned by the Mughal emperor are an important source for studying the empire and its court. They were written in order to project a vision of an enlightened kingdom to all those who came under its umbrella. ये जो इतिवृत्त लिखा गया इस साम्राज्य का, इसके अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को ये बतलाने की कि ये एक प्रबुद्ध राज्य है. इट इज़ अ एनलाइटेंड किंगडम. उसके दर्शन कराने के उद्देश्य से भी ये क्रॉनिकल्स लिखे, ये हिस्ट्री इसकी लिखी गई. इसी का एक उद्देश्य और भी था कि जो लोग मुग़ल शासन का विरोध करते थे, यह भी बताना था कि उनके सारे विरोधों को असफल किया गया है. इन इतिहास के माध्यम से, इन इतिहासकारों के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य की छवि को एक बेहतरीन तौर पर प्रस्तुत करना भी एक उद्देश्य था. They were written in order to project a vision of an enlightenment kingdom to all those who came under its umbrella. At the same time, they were meant to convey to those who resisted the rule of the Mughal that all resistance was destined to fail. The author of the Mughal chronicles were invariably courtiers. The historians wrote with focus on events centered on the ruler, his family, the court and nobles, wars and administrative arrangement. उन्होंने जितने भी इतिहास लिखे इतिहासकारों ने, उनका केंद्र बिंदु शासक पर केंद्रित घटनाएं होती थी. शासक का परिवार होता था, दरबार होता था, अभिजात वर्ग होता था, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती थी. और शाहजहां, अकबर, शाहजहां और आलमगीर यानी औरंगजेब की पदवी पर आधारित कई सारे इतिहासकारों ने इतिहास लिखा. और उसके शीर्षक भी ऐसे थे: अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा. ये इस बात का संकेत करते हैं कि लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था. इन्होंने अपने राजा का, अपने शासक के नाम के आधार पर ही उनकी कहानियों को एक संकलित कर इतिहास तैयार किया. डियर स्टूडेंट्स, मुगल कोर्ट was full of chronicles. They were scholarly in Persian. They wrote in Persian language. वो फारसी भाषा में लिखते थे. Under the Sultan of Delhi, it flourished as a language of the court and of literary writings. Alongside North Indian languages, especially Hindavi and its regional variant.
The Mughal were Chagatai Turk by origin. Turkish was their mother tongue. Okay, their first ruler Babur wrote poetry and his memories in this language. जो मुगल दरबार इतिहास थे फारसी में लिखे गए. दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषा हिंदवी और क्षेत्रीय भाषाओं इसमें भिन्नता के साथ जो फारसी हैं वो दरबार और साहित्य रचनाओं में खूब प्रयोग किए गए. वहाँ पे खूब खूब पुष्पित और पल्लवित होती रही. मुगल चगताई मूलतः वो चगताई थे और वो तुर्की भाषा उनकी मदर टंग थी, मातृभाषा थी. और सबसे पहले जो बाबर थे जिन्होंने बाबरनामा लिखा वो तुर्की भाषा में ही लिखा गया था. It was Akbar who consciously set out to make Persian the leading language of Mughal court. It was possible that the Mughal courtier had motivated the emperor to adopt the language because most of the courtier were from Iranian and Central Asian, as well as culture and intellectual contact with Iran motivated to adopt this language. अकबर को पर्शियन लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए उसको मोटिवेट किया गया होगा. पर्शियन was elevated to a language of empire, conferring power and prestige on those who had a command of it. It was spoken by the king. जिसकी उस भाषा पे कमांड होती थी उसे प्रेस्टिजियस और पावरफुल पद दे दिए जाते थे. It was spoken by the king, the royal household and the elite at court. Further, it became the language of administration at all levels so that accountants, clerks and other functionaries also learned it. ये जिनकी इन भाषा पर अच्छी पकड़ होती थी उन्हें शक्ति और प्रतिष्ठा तो प्रदान की ही जाती थी और साथ ही साथ बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए भी प्रेरित किया गया. और बाद में ये हुआ कि इस लैंग्वेज को महत्वपूर्ण बना दिया गया क्योंकि प्रशासन की भाषा भी अब फारसी पर्शियन हो चुकी थी और अनेक जो लेखाकार थे, लिपिक थे, अधिकारी थे उन्होंने भी ये भाषा को सीख लिया था. Since the people using Persian in the 16th and 17th century came from many different regions of the subcontinent and spoke other Indian languages, Persian too became Indianized by absorbing local idioms. फारसी का प्रयोग करने वाले लोग महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों से आए. वे अन्य भाषाएं, भारतीय भाषाएं भी बोलते थे, अतः स्थानीय मुहावरों का इसमें समाविष्ट किया जाने लगा और इस प्रकार से जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसका इंडियनाइजेशन हो गया, वो भारतीयकरण हो गया, भारतीय भाषा के तौर पर वो जानी जाने लगी. अ न्यू लैंग्वेज, ओके, अ न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन विद हिंदवी. फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल करके सामने आती है. मुगल क्रॉनिकल्स सच एज द अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन. अकबरनामा जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया. बाबर्स मेमोरीज वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द टर्किश इनटू द पर्शियन. बाबरनामा जो टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था वो भी उसका भी ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में किया गया. Translation of Sanskrit text such as Mahabharat and the Ramayana into Persian were commissioned by the Mughal emperor. मुगल राजाओं ने जो संस्कृत में लिखे गए महाभारत और रामायण थे उनका ट्रांसलेशन कराने के लिए भी लोगों को कमीशन कर रखा था. द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड एज रज्मनामा. महाभारत का अनुवाद रज्मनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में किया गया. The making of manuscript. All books in Mughal India were manuscript. मुगल भारत में जितनी भी पुस्तकें मिलती है वो पांडुलिपियों के रूप में मिलती है. पांडुलिपि का मतलब, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन, हाथ से लिखा जाना. द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन was the imperial किताबखाना. किताबखाना means library. Okay, although किताबखाना can be translated as library, it was a scriptorium. किताबखाना was a place where the emperor's collection of manuscript was kept
and new manuscripts were produced. Okay, जो किताब खाना होता था वहाँ पर बादशाह की मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करके रखा जाता था और न्यू मैन्युस्क्रिप्ट को वहाँ पर तैयार किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था. अ नंबर ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें बहुत सारे लोग मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने में लगे हुए होते थे. दे परफॉर्मिंग अ वेराइटी ऑफ टास्क. Someone was involved in paper makers, as a paper maker, were needed to prepare the folios of the manuscript, scribes or calligraphers to copy the text, gilders to illuminate the pages, painters to illustrate scene from the text, bookbinder to gather the individual folios and set them within ornamental covers. तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग वर्क में यहाँ पर इन्वॉल्व थे. The finished manuscript. The finished manuscript was seen as a valuable and precious object. It exemplified the power of its patron, who were the Mughal emperor. At the same time, some of the people involved in the actual production of the manuscript also got recognition in the form of the titles and awards. Of these, calligraphers and painters held a high social standing, while others such as paper maker or bookbinder have remained anonymous artisans. And the calligraphy, the art of handwriting, was considered a skill of great importance. It was practiced using different style of Mughal code. जो सुलेखन था, हाथ से लिखने की जिसे कला कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल के तौर पर मानी जाती थी. एक इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में भी होता था. और जो नस्तलिक नाम की एक शैली थी, नस्तलिक अकबर की वो पसंदीदा शैली थी. ये एक तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट में बड़े प्रभावी ढंग से लिखा जाता था और इसमें 5 से 10 मिलीमीटर के नोक वाले छटे हुए सरकंडे की कलम से, जिसे कलम कहा जाता था, उसके टुकड़े से स्याही में उसको डुबो डुबो करके लिखा जाता था. और सामान्यतः ये कलम की जो नोक होती थी वो बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही आसानी से इसमें सोख ले. द पेंटेड इमेज. As we read in the previous slide, painters too were involved in production of Mughal manuscripts. Chronicles narrating the events of the Mughal emperor's reign contained alongside the written text images that described an event in visual form. When scene or them themes in a book were to be given visual expression, the scribe left blank spaces on nearby pages. Paintings executed separately by artists were inserted to accompany what was described in words. These paintings were miniature and could therefore be passed around for viewing and mounting on the pages of manuscript. चित्रों में इसमें एक इतिहासकार थे अबुल फजल. इन्होंने चित्रकारी को एक जादुई कला का नाम दिया. उन्होंने कहा ये मैजिकल आर्ट है और उनकी राय थी कि ये जो कला है पेंटिंग, ये किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती कि जैसे उसमें जीवन हो. इसलिए अबुल फजल ने इसको मैजिकल आर्ट के तौर पर एक्सप्लेन किया. द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग portraying the emperor, his court and the people was a source of constant tension between rulers and representatives of the Muslim orthodoxy, the ulama. क्या था कि बादशाह के दरबार में हिस्सा लेने वाले जो लोग थे वो चित्रों का अपना वर्णन करते थे. तो इसकी रचना को लेकर शासकों और मुसलमानों में जो रूढ़िवादी वर्ग था, उलमा, उनके बीच निरंतर तनाव रहता था. उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में प्रसंग है, उसको वर्णित है, उसमें यह बतलाया कि प्रतिष्ठापित मानव रूपों में के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया गया है. इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा महसूस होता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है
और यह एक ऐसा कार्य है जो केवल ईश्वर कर सकता है। इस वजह से राजा के दरबार में जो शासक होते थे और मुसलमान जो रूढ़िवादी प्रतिनिधि होते थे, उनके बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता था। आर्टिस्ट फ्रॉम Iran also made their way to Mughal India. Some were brought to the Mughal court, as in the case of Mir Sayyid Ali and Abdus Samad, who were made to accompany Emperor Humayun to Delhi. Others migrated in search of opportunities to win patronage and prestige. A conflict between the emperor and spokesman of Orthodox Muslim opinion on the question of visual representations of living beings was a source of tension at the Mughal court. Akbar's court historian Abul Fazl cites the emperor as saying, "There are many that had painting, but such man I dislike. It appears to me that an artist has a unique way of recognizing God when he must come to feel that he cannot best of life on his work." इसमें अबुल फजल बादशाह से कहते हैं कि जो लोग चित्रकला से घृणा करते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता हूँ, उन्हें नापसंद करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मुग़ल दरबार में जो पेंटिंग्स थी, पेंटर्स थे, क्रॉनिकलर्स थे, जो क्रॉनिकल्स तैयार हो रहे थे, इनका एक अपना ही इम्पोर्टेंस था। मुग़ल साम्राज्य को पूरी तरह दिखलाने में, उनका वर्णन करने में इतिहासकारों के साथ साथ चित्रकारों का भी बहुत बड़ा महत्व था। हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इसीलिए भी मिल पाती है कि उस समय उन्होंने अपने दरबार में हो रही हर एक इवेंट को लोगों, अपनी आगे आने वाली जनरेशन को बताने के लिए उसे लिपिबद्ध कर दिया या उसे चित्रित कर दिया। तो ये सभी कारण थे जिन्होंने मुग़ल डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन लोगों तक दूर एक लंबे समय तक दिलवाने में मदद की। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका इसे वॉच करने के, से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।